हेलो किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप उनका उचित इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके। तो आज के अंक में कौन कौन से विषय हैं जिसे हम आप तक लेकर आए हैं, तो सबसे पहले आपको ये बता दें। जी हाँ, कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको बताएंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बारे में, कौन कौन से समसामयिक कार्य हमारे किसान इन ग्रीष्मकालीन सब्जियों में कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद हमारा दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। जी हम दूसरे विषय पे बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। क्या होता है ये, कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकता है और कैसे हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादक संगठन से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन कार्यक्रम का जो पहला विषय है वो है ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बारे में। तो आइए बताते हैं इससे जुड़ी हुई इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से समसामयिक कार्य हमारे किसान कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में तोरई, काशी फल, लौकी, कद्दू, ककड़ी, तरबूज और खरबूजे में इस समय कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। इनके नियंत्रण पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पौध अवस्था में अगर फसल स्वस्थ रहेगी तो आगे भी अच्छी उपज मिलने की पूरी संभावना रहती है। कद्दू वर्गीय फसलों में मई के दौरान 5 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। टमाटर के फलों को सफेद होने से बचाने के लिए सिंचाई का उचित इंतजाम करें और 3 से 4 कतारों के बीच में सनई या ढैंचा लगाएं। अच्छी पैदावार के लिए टमाटर में निराई गुड़ाई करते रहें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ाएं। साथ ही अधिक बढ़ने वाली किस्मों को सहारा देने के लिए स्टैकिंग करें। खेत की तैयारी के समय 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद मिट्टी में मिला दें। अगर प्याज और लहसुन की खुदाई ना हुई हो तो फसल में सिंचाई बंद कर दें और प्याज के सूखने पर खुदाई जरूर कर लें। भिंडी में फूल आ रहे हैं, ऐसे में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि विषय विशेषज्ञ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे ताकि हमारे किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो और ग्रीष्मकालीन सब्जियों का अच्छा उत्पादन उन्हें प्राप्त हो सके। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी प्रमुख ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं जिनका चुनाव इस वक्त हमारे किसान करते हैं आमतौर पर? ग्रीष्मकालीन मौसम में मुख्य रूप से जो सब्जियां हैं वो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, जी, लोबिया है और भिंडी है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से मेन क्रॉप होता है, जो गर्मियों का मौसम का सब्जी होता है, उसको हम कद्दू वर्गीय सब्जियां, इसमें घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, खरबूज, तरबूज इत्यादि आते हैं। इन सब्जियों के मुख्य रूप से खेती करते हैं। इसके अलावा जो हम पत्तेदार सब्जियां हैं, हम उसकी चौलाई, जैसे लाल चौलाई, हरी चौलाई, इसकी खेती करते हैं। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि जो खास तौर पर कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं मुख्य तौर से वो ही उगाई जाती है ग्रीष्मकालीन सब्जियों में। इसके अलावा आपने हमें बताया टमाटर और बैंगन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को कद्दू वर्गीय सब्जियों से ही हम रूबरू करवाते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं। तो डॉक्टर राकेश, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि आमतौर पर जितनी गर्मी इस वक्त होती है वैसे तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्या इसका प्रभाव किसी तरीके से इन सब्जियों की गुणवत्ता, इनके विकास पर या फिर इनके आकार पर भी पड़ सकता है, इनकी बढ़वार पर भी पड़ सकता है? और ऐसे में किन बातों का इस मौसम में ध्यान रखना चाहिए किसानों को, क्योंकि हम देख रहे हैं जब तक बारिश भी हो रही है? खासकर इन मौसम में किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो खरपतवार का एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी समय समय पे निराई गुड़ाई करते रहे, क्योंकि खरपतवार नहीं निकालेंगे, अगर ज्यादा खरपतवार होती है उन खेतों में, इन खरपतवारों में ही अनेक प्रकार के कीट और बीमारियों का संक्रमण इन खरपतवारों से होता है। तो सबसे पहले किसान भाई इन खरपतवारों को
समय समय पे निकालते रहे। साथ ही साथ जैसा कि अभी मौसम जो है गर्मी का है और इसमें भरपूर रूप से बारिश भी हो रही है, तो ये एक तरह से बेल वाली सब्जी जो कद्दू वर्गीय सब्जी है इनके लिए ठीक नहीं है। अगर हम समान मौसम में बदलाव होता है तो फसलों के उसके जो लक्षण है उसमें भी प्रभाव डालते हैं। जी जी। जैसे कि अगर ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी के बाद बारिश हो जाती है, तो इस ऐसे मौसम में फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है जी। तो इसके लिए बारिश के तुरंत बाद किसान भाई को कोई फफूंदनाशी दवाओं का स्प्रे हमें जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ज्यादा सूखा मौसम है और कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक खास बात पे ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई का जो संतुलन है वो जरूर बनाना है। अगर ज्यादा सिंचाई सूखे होने के बाद सिंचाई है तो एक क्रिया होती है जो परागण पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो प्रभावित होती है, जिससे कि फल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। जी जी। तो इसलिए किसान भाई को ये निश्चित होना चाहिए कि समय समय पर फसल में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनमें नमी आप जरूर बना कर रखें, जिससे कि परागण की क्रिया प्रभावित न हो और उत्पादन से कोई फर्क नहीं आए। जी जी। राकेश जी, जैसे कि आपने बताया जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें सीताफल है, लौकी है, करेला है, तरबूज खरबूज है और हमारा इसके अलावा खीरा भी है। तो ये सब्जियां किन अवस्थाओं में हैं इस वक्त? और जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीच बीच में तापमान भी गिर जाता है, आर्द्रता भी कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को मिल रही है, बारिश हो जाती है बीच बीच में, तो सिंचाई भी संतुलित करनी है हमारे किसानों को। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जिन सब्जियों के बारे में आपने भी जानकारी दी, तो क्या इनकी अवस्था एक समान है सभी सब्जियों की, या फिर सब्जियों के हिसाब से ही हमारे किसानों को समसामयिक कार्य करने चाहिए? जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां किसान भाइयों ने जैसे लगाया है, जैसे समय के अनुसार से, जैसे कुछ किसान भाई फरवरी में भी लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं, मार्च के एंड तक भी लगाते हैं। तो कद्दू वर्गीय सब्जियां आमतौर पे 45 से 50 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों के 45 से 50 दिन के आसपास सब्जियां लगाई हुई होगी, उन्होंने फ्रूटिंग शुरू हो गई होगी, तो उनको ये ध्यान देना है कि इसमें निरंतर हम सिंचाई नमी बनाए रखें अपने खेत में। साथ ही साथ इसमें जो भी हमारा सिफारिश से जो खाद अनुर्वरक है उसका भी हमें इस्तेमाल करते रहना है। साथ ही साथ समय समय पे हम इसकी निराई गुड़ाई करते रहे, तो जिससे क्या होगा कि हमें उन फसलों को एक तो हमारा संतुलित जो खाद्य है वो मिलता रहेगा, साथ ही साथ जो परागण की क्रिया प्रभावित होने की बात है वो भी उससे भी हम बच सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, तो परागण की जो प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसमें भी किसी तरह के का अवरोध नहीं आएगा, ये बताया मेरे राकेश जी ने। राकेश जी, आगे आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि जैसे तापमान गिरता है या फिर बारिश होती है उसके बाद तापमान चढ़ने लगता है तो फफूंद की समस्या आ जाती है सब्जियों में, तो ऐसे में कौन कौन सी जो दवाएं हैं जिसका हमारे किसान कर सकते हैं, उसकी मात्रा किस तरीके से हमारे सुनिश्चित करें हमारे किसान, और क्या तरीका है इनके इस्तेमाल का? जो अभी मौसम का जो उतार चढ़ाव है इसमें बीमारी और कीट दोनों का प्रकोप अधिक होता है। जी। तो इसके लिए किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि लगातार निरंतर जो है अपने खेत का निरीक्षण करते रहे, जिससे ये पता चले कि हमें अपने फसल में कौन सी परेशानी है। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां है इसमें मुख्य रूप से जो कीट लगते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सफेद मक्खी और एफिड का बहुत ज्यादा अटैक होता है, साथ ही साथ थ्रिप्स का भी अटैक ज्यादा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इमिडाक्लोपीरिड दवाई जो आती है उसको 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। जी जी। इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से जो समस्या होती है वो फल मक्खी की। ज्यादातर ये देखा जाता है कि छोटे अवस्था में या सब्जियां जो है उसके फल जो होते हैं सही हो जाते हैं। जी जी। तो ये फल मक्खी का लक्षण होता है। तो जैसे ही हमें फल मक्खी का ये दिखाई दे, प्रभाव दिखाई दे, तो उसके लिए किसान भाई को एक सबसे बढ़िया है कि जब हमारा कद्दू वर्गीय सब्जियों का फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उसी टाइम
एक फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं जिसमें मिथाइल इनोजोल का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि उसमें ये फल मक्खी का आक्रमण शुरू हो गया। तो उससे क्या होगा कि किसान भाई आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। और इसके लिए डाइमेथोएट का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर किसान भाई स्प्रे करते हैं शुरुआती अवस्था में, जी जी तो जो हमारे फल मक्खी के अंडे हैं और कीट दोनों नष्ट हो जाएंगे। जी जी। अगर ये प्रभाव ज्यादा है, फल मक्खी का प्रभाव ज्यादा होता है, तो किसान भाइयों को स्पाइनोसेड दवाई का 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो हम फल मक्खी से हम निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, हमने देखा है राकेश जी कि फल मक्खी का कितना ज़्यादा नुकसान हमारे किसानों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे किसान अभी से सजग रहें और जो संकेत होते हैं उन पर नज़र रखें, क्योंकि अगर फल मक्खी हावी हो गई आपके खेत में सब्जियों पर, फिर उस वक्त बचाव करना काफ़ी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किन दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी स्थिति है जब आप उनका छिड़काव करें, इसके बारे में भी हमें डॉक्टर राकेश ने बताया। डॉक्टर राकेश, अब इसके अलावा आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि जो निरंतर तापमान में उतार चढ़ाव है या फिर जो आमतौर पर इस समय जिस तरह का मौसम रहता है वो अनुकूल रहता है इन बेल वाली सब्जियों को के लिए, लेकिन अभी वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे, बढ़िया रहे, बाजार में अच्छा दाम मिले, इसके लिए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? कौन से पोषक तत्व हैं या फिर किसी तरह के उपाय हैं जो कि वो कर सकते हैं इस समय? किसान भाई को निरंतर एक तो सबसे जरूरी होता है कि अगर हमें फसल को अच्छा से उत्पादन लेना है तो निरंतर हमने मॉनिटरिंग निगरानी करना जरूरी होता है। जी। निगरानी करने से ये पता चलता है कि हमें अभी सिंचाई की आवश्यकता है कि नहीं, कीट का प्रकोप है या बीमारियों का प्रकोप है। तो अगर समय से हम इनका नियंत्रण करते रहेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। और जो हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, जब हम तुड़ाई की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छे कंडीशन में फसल की जो साइज के अनुसार से हम तुड़ाई कर लेते हैं। साथ ही साथ तुड़ाई करने पश्चात किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी बाजार में जो है सब्जियों पे कैसे हम अच्छा तरीके से दाम ले सकते हैं, इसके लिए उसकी तुड़ाई के पश्चात उसको अच्छी तरीके से कटाई छटाई करने के बाद ग्रेडिंग करके अच्छी तरीके से पैकिंग करके अगर हम उसको बाजार में ले जाते हैं तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो तुड़ाई करते वक्त भी सावधानी हमारे किसान बरते, ये बताना है डॉक्टर राकेश का। डॉक्टर राकेश, और एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि इन दिनों बीच बीच में काफ़ी तेज़ हवा के झोंके आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और जैसे कि हम बेल वाली सब्जियों की बात करें तो कई बार हम उनकी ट्रेलिंग भी करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से, ताकि ज़्यादा जगह ना ले। तो उसमें इन तेज़ हवाओं का नुकसान हो सकता है, विपरीत असर पड़ सकता है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे किसानों को कि उन्हें कैसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसे कि अभी कुछ मौसम में बहुत जगह पे आंधी और बारिश दोनों साथ में हुई है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमने खेत में बेल फैली हुई है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की, वो क्या होता है कि एक दूसरे से उलट जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बेल वाली सब्जियों में जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो कि ये देखा जाता है कि ऊपर की पत्ती जो है बहुत ज्यादा ग्रीन रहता है और उसके नीचे का सरफेस जो होता है सफेद होता है। तो उनका एक कैरेक्टर होता है। तो हमें बेल वाली सब्जियों को अगर पलट गई हो तो किसान भाई को धीरे धीरे उसको सुलझा के बेलों को और सीधा कर दे। सीधा करने के पश्चात उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करके उसको छोड़ दे। नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि फसल धीरे धीरे वो सूखने लगेगी और पूरी की पूरी फसल समाप्त हो सकती है। तो इसका जरूर ध्यान दें कि जो भी आंधी तूफान में हमारी बेल इधर उधर हो गई है, उसको एक जो सीधा सतह है, जो ऊपरी जो जगह हरा रंग का सतह है, जो कि आमतौर पर नेचुरल होता है, उसी अवस्था में हमें लाके बेल को रखना होगा, जिससे कि हम आगे उसमें फलत ले सकते हैं। जी जी। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी तुमने बेल वाली सब्जियों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन बैंगन भी एक सब्जी है जो कि सीज़न में ली जाती है और इसमें हमने अक्सर देखा है कि कीट की समस्या हो जाती है। तो इसका हमारे किसानों के लिए कैसे इसका निवारण करें, इसका उपाय क्या है? अभी मुख्य रूप से जो टमाटर, बैंगन और बीज की हम बात करते हैं, ये तीनों सब्जियां मुख्य रूप से लगाई जाती है
और इसमें सबसे ज्यादा समस्या दो चीजों की होती है कीट का, जैसे आपने बताया। एक तो व्हाइट फ्लाई, जो मरोड़िया बोलते हैं, जिसको लीफ कर्ल भी बोलते हैं वो जगह पे, इसकी समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो इसके लिए किसान भाई को इमिडाक्लोप्रिड का, जैसे हमने पूर्व में बताया कि जो चूसक कीट है उनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो उससे कंट्रोल होते हैं। जैसा कि आपने बताया बैगन में नहीं, ये टमाटर में भी जो कीट की प्रॉब्लम है, जिसको हम फ्रूट बोरर बोलते हैं, जी जी बिल्कुल, फल छेदक, हाँ, इसकी बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। और ये प्रकोप तब होता है जब गर्मी की मौसम में गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कीटों का भी प्रकोप बढ़ता जाता है। तो इसके लिए किसान भाई को, जैसा कि पहले हमने बताया कि एक मॉनिटरिंग मस्ट है। अगर आपने मॉनिटरिंग किया और शुरुआती अवस्था में आपने इसके कीट और जो इसकी इल्लियां, तितली जो बोलते हैं, ये पता चल जाता है, तो उसी टाइम अगर हम, जैसे हम कद्दूवर्गीय सब्जियों में भी जैसे कि फेरोमोन ट्रैप्स लगाने के लिए, तो फेरोमोन ट्रैप का खुद बड़ा प्रभाव है कि इससे हमें पता चल जाता है, जस्ट लाइक इंडिकेटर, इससे पता चल जाता है कि ये फल छेदक कीट आ गए। जी तो बिल्कुल। उसी टाइम हम डाइमेथोएट का अगर हम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो इनके अंडे और शिशु को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा अगर ये ज्यादा प्रभाव इनका ज्यादा हो जाता है तो उसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जी। तो किसान भाइयों को कुछ सावधानी ऐसी है, जैसे कि हम कोई भी जैसे कार्बोसल्फान है या हम ऐसे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए किसान भाई को सबसे पहले जरूरी है कि जो ये प्रभावित फल है, जो लग चुके हैं, इनको अच्छी तरीके से छटाई करके एक बार निकाल लें, जो कच्चे या छोटे बड़े जो भी फल हो, क्योंकि अगर ये कीट वाले फल रहेंगे उसमें हम कोई भी दवा का स्प्रे करते रहेंगे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि उन फलों को जो प्रभावित है फल मक्खी कीट से, उनको निकाल ले पूरी तरीके से, और उसके बाद उनको उससे जो है कार्बोसल्फान 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, उसके साथ डाइक्लोरोवास का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो उनके फल छेदक कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। जी, चलिए, ये तो बात रहा कि कीटों से कैसे हम नियंत्रण पा सकते हैं, किस तरीके से उनका प्रबंधन करें। और इसके साथ ही राकेश जी ये बताइए कि क्योंकि बेल वाली सब्जियां हैं, तो बेल का किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि जो फल हैं, वो जो सब्जियां हैं, कई बार ज़मीन से जो जुड़ी होती हैं, उससे उनके आकार, रंग और उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। और आगे अभी मानसून का भी समय आ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ खास सावधानियाँ हमारे किसानों के लिए? बेल वाली सब्जियां मुख्यतः जो किसान भाई अगर थोड़ा सा परिश्रम करे, तो जो हम बात करते हैं मचान सिस्टम, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और हमारा जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत सारे एरिया है जहाँ पे ये मचान सिस्टम से बेल वाली सब्जियां की जाती है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम यहाँ पे बेल वाली सब्जियां जो जमीन पे करते हैं, इनमें क्या होता है कि जमीन पे जो फल आते हैं या जो होता है, वो जमीन के और पानी के जो नमी के संपर्क में आते ही एक तो कलर चेंज हो जाते हैं, साथ ही साथ वहां से गलाव भी शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल भी होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है किसान भाई को, अगर हमें फसल से अधिक उत्पादन लेना है और अच्छे गुणवत्ता वाले फल लेने हैं, तो इसके लिए आप मचान विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी होगा। और इसके लिए शुरुआती दौर में ही हमें प्लानिंग करना होगा कि हम कितनी दूरी पर और किस साइड से, जैसे नाली के दोनों साइड में हम इसकी बीज की बुआई करते हैं, साथ ही साथ एक नाली से जो दूसरे नाली के बीच 3 से 4 मीटर का फासला रखते हैं। तो इन फासलों के बीच में ही हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि बांस के द्वारा, रस्सी के द्वारा बनाते हैं, जिससे कि हम इन बेलों को इसके ऊपर मचान सिस्टम बनाते हैं, जिसके ऊपर मचान को ऊपर चढ़ाने के बाद ये बेल फैल जाते हैं, और इनके जो फल होंगे वो मतलब हवा में ही जो लटकते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो फल होगा एक तो सीधा होगा, और साथ ही साथ उसको कोई स्पॉट और दाग धब्बा नहीं होगा। तो और उसको आप बाजार में ले जाते हैं तो उसको लोग पसंद भी करेंगे, और उसके
सामान्य कीमत से ज्यादा कीमत भी देंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। जी, डॉक्टर राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में कौन कौन से समसामयिक कार्य हमारे किसान कर सकते हैं, आशा करते हैं कि हमारे किसानों को उससे बहुत लाभ होगा और जो गलतियां आमतौर पर उनसे हो जाती थी वो गलतियां नहीं होंगी और इसका परिणाम ये होगा कि अच्छा उत्पादन वो प्राप्त कर सकेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं समसामयिक कार्य पर, यानी ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जो समसामयिक कार्य है उससे जुड़ी हमारी ये अगली रिपोर्ट। आम के फलों में उत्तक क्षय रोग, फुदका कीट, दासी मक्खी और पाउडरी बीमारी का खतरा है। रोकथाम के उपाय वैज्ञानिक की सलाह से करें, जबकि फलों को टपकने से रोकने के लिए वृद्धि हार्मोन NAA20 ppm का छिड़काव करें। लीची के फलों को फटने से बचाने के लिए बागों में सिंचाई का सही प्रबंधन होना जरूरी है। नमी बनाए रखने के लिए फल लगने से लेकर पकने तक बाग में हल्की सिंचाई करते रहे। केला रोपने के लिए 1.5 मीटर की दूरी पर 50-50 सेंटीमीटर के गड्ढे बना ले। हर गड्ढे में 10 किलो गोबर या कंपोस्ट खाद, 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन, 50 ग्राम फास्फोरस और खेत के ऊपर की मिट्टी मिलाकर भरें। रोपित केले में 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधे से 50 सेंटीमीटर दूर गोलाई में डालें और मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करें। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, यानी किसान उत्पादक संगठन के बारे में। अब हम आपको जानकारी देंगे और इससे जुड़े हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अपनी थोड़ी सी उपज को मंडी ले जाते हैं तो उन्हें ना तो वाजिब दाम मिलता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। वास्तव में किसानों का एक ऐसा समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि व्यवसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखता हो। एक गांव या फिर कई गांवों के किसान मिलकर भी ये किसान समूह बना सकते हैं। इन समूहों की सहायता करता है नाबार्ड और लघु कृषि कृषक व्यापार संघ यानी SFAC। ये संघ FPO को वित्तीय सहायता देकर शुरुआती खर्चे वहन करता है।
जिसमें किसान समूह के प्रशिक्षण और निरीक्षण दौरे भी शामिल होते हैं। SFAC कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूंजी अनुदान ऋण गारंटी योजना का संचालन भी कर रही है। इसके तहत किसान समूह को 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से आज के समय की ज़रूरत है, हमारे किसान भी इससे जुड़ सकते हैं और इससे उन्हें किस तरह का लाभ हो सकता है। आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आपके इन्हीं सवालों को मैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके सामने रखूँगी। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं कैलाश जाखड़, जो कि हमें किसान उत्पादक संगठन के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, उन्हीं सवालों को मैं कैलाश जी के सामने रखूँगी। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका कार्यक्रम में। जी जी, नमस्कार किसान भैया। जी कैलाश जी, अभी हमने रिपोर्ट में बहुत सारी बातें जो हैं मोटी मोटी से जुड़ी हुई वो तो किसानों को बताई, लेकिन अब मैं आपकी ज़ुबानी भी जानना चाहूँगी कि दरअसल इस जो किसान उत्पादक संगठन की सोच है, इसके पीछे मकसद किस तरीके का है और इसे किस तरीके से हमारे किसान थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि क्या है ये और कैसे इसे जुड़ा जा सकता है। जी, हम सब जानते हैं कि कृषि हमारा भारत की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन वर्तमान के अंदर जो बाजार की अनियमितता, मौसम की मार किसानों के ऊपर और कई प्रकार के जो चुनौतियां किसानों को सामना करना पड़ रही है, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर संशोधन करके 2013 में किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। किसान उत्पादक संगठन का निर्माण भारत सरकार ने कृषक क्लब हो गया, किसान स्वयं सहायता समूह हो गया और इनको मिला के और एक किसान उत्पादक संगठन को संस्थागत रूप से स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। किसान उत्पादक संगठन किसानों को मूल्य श्रृंखला एवं बाजार आगमन की योजनाबद्ध श्रृंखला के रूप में जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 85 से 86% जो कृषक होते हैं, लोगों सीमांत कृषक होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, वो अपना उत्पाद तो कर लेते हैं लेकिन उसको बाजार के अंदर उसको विपणन के अंदर उनको बहुत परेशानी होती है और उनको अच्छा रेट भी नहीं मिलता है। तो भारत सरकार ने कृषि उत्पादक संगठन का निर्माण करके कृषि की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके कृषि की सतत प्रौद्योगिकी को प्रयोग करते हुए किसानों को एक समूह बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कृषक अपने उत्पाद को बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करके और बाजार उसका मूल्य संवर्धन करके बाजार में उपलब्ध करवा सकता है। कृषि उत्पादक संगठन होता है जो भारत सरकार के नाबार्ड बैंक की सहायता के द्वारा लघु कृषि कृषक व्यापार संघ SFC है और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि विज्ञान केंद्रों को ये दायित्व दिया है। भारत सरकार ने वर्तमान में जी अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे किसान हैं उन्हें उत्पादन तो करना आता है, लेकिन बाज़ार का जो दांव पेच है वो कहीं ना कहीं वो उससे पीछे रह जाते हैं, समझ नहीं पाते और ये भी एक वजह है कि उस तरह के भाव उन्हें नहीं मिल पाते। तो इस कमज़ोरी को या फिर कहें इस कमी को दूर करने के लिए किसान उत्पादक संगठन एक कारगर तरीक़ा है या फिर एक रास्ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अब कैलाश जी कि हमारे किसान इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं और किसान उत्पादक संगठन जो है ये हमारे किसानों को आत्मनिर्भरता किस तरीके से सिखाता है। इसके अंदर किसान उत्पादक संगठन के अंदर कृषक, यदि आपके क्षेत्र में कोई कृषि उत्पादक संगठन है और वो आपके फसल से संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो आप उनसे एक सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कृषि उत्पादक संगठन नहीं है तो वहाँ के क्षेत्र के प्रगतिशील किसान 10 से अधिक किसान मिलके एक संगठन बनाते हैं किसान क्लब के नाम से, उसका एक नाम दिया जाता है जिसे नीलकंठ कृषि उत्पादक संगठन ऐसे नाम देकर उसको रजिस्ट्रेट करवाया जाता है और उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के द्वारा भारत सरकार के वेबसाइट पे उसका पंजीकरण होता है और जिसके अंदर उसमें नाबार्ड के द्वारा उनको SFC के द्वारा और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उनको मदद भी मिलती है, जिसे वो एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं और उससे क्षेत्र से जो उस क्षेत्र से उत्पादन जिस क्षेत्र से वो जुड़े कृषि उत्पादक संगठन बनाए गए उसे यदि आसपास उत्पादन कर सके हैं तो वो उसे जुड़ सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी, यानी जैसे कि आमतौर पर ये होता है कि एक किसान होता है, उसकी फसल हुई और उसने फसल अपनी तैयार की और उसके बाद वो मंडी जाता है बेचने के लिए, तो सीधा उसे मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 कम से कम 10 किसान होने चाहिए कैलाश जी इसके लिए।
जी जी मैम, 10 से अधिक होने, 10 होने, कम से कम 10 होने चाहिए, और 10 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 10 किसान मिलकर एक समूह बना सकते हैं और आपकी जो उपज है या जो फसल है उसका अगर आप मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं या फिर इसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वो तमाम चीज़ें करके आप ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। कई बार होता है कि किसान अकेला रह जाता है तो एक संगठन की मजबूती भी उसके साथ है और वो आत्मविश्वास भी रहेगा, और अगर किसी तरह की ऋण की समस्या है या फिर लागत में अधिक पैसे की ज़रूरत है तो उसका भी यहाँ पर समाधान मिलता है। तो मैं कैलाश जी और मैं विस्तार से जानना चाहूँगी कि किस किस तरह की सुविधाएं हमारे किसानों को हो सकती हैं अगर वो समूह बनाते हैं और समूह बनाकर अपनी उपज को बेचते हैं। जी, कृषि उत्पादक संगठन बनाने से कृषकों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा कि उपभोक्ता तथा वित्तीय सहायता होगी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे लघु और सीमांत वर्ग के कृषक होते हैं, उनको अपना उत्पाद बाजार में ले जाने के लिए भी काफी खर्चा वहन करना पड़ता है, मंडी में उनको अच्छा भाव भी नहीं मिलता है, और उनको वित्तीय सहायता के लिए भी उनको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस समय यदि वो लघु तथा सीमांत कृषक मिलकर कृषक उत्पादक संगठन बना ले तो अपना उत्पाद बाजार में बेच के कृषक उत्पादक संगठन को देते, कृषक उत्पादक संगठन के जो अधिकारी निर्देशक होते हैं वो अपना उत्पाद उनको बाजार के अंदर सीधा उपभोक्ता के पास ले जाया जाता है। इसके अंदर बीच के अंदर जो आड़ती और मंडी का मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे किसान को उपभोक्ता से जो इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, वो उपभोक्ता को सीधी कृषक जो सदस्य होते हैं उनको सीधी मिल जाती है। दूसरे बात में बात करूंगा थोक और खुदरा बाजार के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि यदि कृषक उत्पादक संगठन होती है जो हमारी APMC कृषि उपज मंडी समिति होती है, जो कृषि उत्पादक संगठन को मंडी के अंदर एक विक्रय केंद्र खोलने की अनुमति देते हैं। इस विक्रय केंद्र की अनुमति के अंतर्गत कृषक अपना सदस्य होते हैं वहाँ पे उत्पाद लगा के और डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, किसी को बेचने की जरूरत नहीं होती है। तीसरे के लिए मैं बात करता हूँ, यदि कृषक अपना अच्छा उत्पादन करते हैं तो अपने अच्छी अंतर्राष्ट्रीय जो गुणवत्ता उनको मद्देनजर रखते हुए उसको निर्यात भी कर सकते हैं, विदेश के अंदर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई मशरूम उत्पादन के कृषक हो गए, वैल्यू एडिशन जो मूल्य समाप्त हो गया वो उत्पाद हो गया। चौथे लाभ की मैं बात करना चाहूंगा, कृषक कीटनाशक और कवकनाशक दवाइयों की उनको सरकार के द्वारा अनुमति मिलती है। अभी भी किसान यदि लोग मांग कृषक को कुछ भी कवकनाशी या कीटनाशक लाना होता बाजार में जाना पड़ता है, लेकिन ये सुविधा उनको बिक्री के अंदर खोलने की अनुमति मिलती है अपने जहाँ पे सस्ता होती है वहाँ पे, तो लोगों को कृषक अपना वहीं से उपलब्ध करवा सकता है और विशेषज्ञों की जानकारी के अनुसार उसको जितनी जरूरत है उतनी कीटनाशक और दवाइयाँ मिल सकती है। पांचवा लाभ होगा जैसे बीज कंपनी। जी कैलाश जी, आपने कई फायदे इसके गिनाए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो किसान हमें देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जो उन्हें ये समूह बनाना है, जो संगठन बनाना है, इसकी कोई समय सीमा भी होती है और क्या कोई शुल्क है? क्या फसल उत्पादन के बाद भी वो एक समूह में आ सकते हैं और इस समूह का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर उन्हें पहले ही सुनिश्चित करना होगा कि अगर 10 लोग हैं या 15 लोग हैं एक समूह में तो उन्हें कौन कौन सी फसलें लेनी है? क्या इस तरह की भी कोई गाइडलाइंस है इसको लेकर? जी मैम, यदि किसान यदि कृषक उत्पादन जैसे वर्तमान में खेती कर रहे हैं, रेगुलर खेती करते रहे, तो यदि उनको लगता है कि हमें एक कृषक उत्पादक संगठन बनाने की जरूरत है तो वह कृषक मिलके एक उत्पादक संगठन क्लब का नाम से निर्माण कर सकते हैं। उसको गवर्नमेंट के हिसाब से उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसके अंदर यदि हम उसको FAC और नाबार्ड बैंक की सहायता से जाएंगे तो हमें उसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ सहायता भी मिलेगी जो उसको कृषक उत्पादक संगठन को निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। दूसरा हमें ये देख सकते हैं कि यदि कोई कृषक से बाजार की मांग के अनुसार बाजार की मांग बागवानी फसलों की है तो अपना क्रॉप विविधीकरण करके बाजार की मांग के अनुसार बागवानी फसलें अपना सकते हैं, मशरूम फसलें अपना सकते हैं। वो किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो बाजार की मांग के अनुसार अधिक लाभ वाली कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। जी, यानी फसलें किसी भी तरह की फसलें ले सकते हैं, चाहे वो नकदी फसलें हों या फिर बागवानी फसलें हों या फिर अनाज हो। तो मतलब फसलों को लेकर किसी तरह का यहाँ पर कोई किसानों के ऊपर रोक टोक नहीं है। वो किसी भी जैसी भी उनकी फसलें हैं उसको लेकर वो समूह बना सकते हैं और उसी के अनुरूप वो जी जी, एक कृषक उत्पादक संगठन ऐसा नहीं कि बागवानी की उपभोक्ता तक पहुंचा है, वो उसके अपने सदस्य उसके अंदर दूध उत्पादन वाले भी जुड़ सकते हैं, मशरूम उत्पादन वाले भी जुड़ सकते हैं, शहद उत्पादन वाले भी जुड़ सकते हैं। यदि उस संगठन के द्वारा उपभोक्ता की मांग है कि हमें अनाज और राइस की भी उपलब्धता करवाई जाए तो
धान की भी, तो वो भी कृषक उत्पादक संगठन उपलब्ध करवा सकता है लोगों को। जी जी जी। कैलाश जी, अब ये बताइए कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है, क्योंकि जब भी बात होती है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, इस तरह की बातें सुनकर हमारे किसान थोड़ा सा उलझ जाते हैं या फिर सोचते हैं कि कौन इन झंझटों में पड़े। तो ये कितना सुगम है और किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है? जी, इसके अंदर यदि हम कृषि उत्पादक संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो इसके अंदर हम पहले अपना जो संस्था है उसको ढूंढते हैं जिसके अंतर्गत हम करते हैं। जैसे हम नाबार्ड के द्वारा या कृषि विज्ञान केंद्र या SFAC, यदि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये कृषक को एक साथ संगठित करके और चार्टर्ड अकाउंट होता है, उससे संपर्क करना पड़ता है। जो चार्टर्ड अकाउंट के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो एक संस्था पंजीकृत हो जाती है। जी, अब इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी सहायता किस किस तरह की मिलती है, उन्हें किस किस तरह के लाभ मिलते हैं सरकार की तरफ से अगर वो संगठन बनाते हैं तो? जी, यदि कोई कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण करना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से यदि हम नाबार्ड की सहायता से या कोऑपरेटिव बैंक की सहायता से या SFAC की सहायता से जाएंगे तो उनको शुरू के 3 वर्ष के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसके अंदर उनको पंजीकृत करवाने के लिए, उसको संरचना के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए, उनको बिजनेस प्लान बनाने के लिए काफी उसमें मददगार साबित होगी। और इसके अलावा अभी वर्तमान में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम 5 वर्ष तक अगले 10,000 FPO बनाने हैं, जिसमें प्रमुख उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद है, एक जिले में एक ही उत्पाद हो। और उसके अंतर्गत इसमें सरकार ने 15 लाख इक्विटी फंड की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत सरकार को किसान उत्पादक संगठन को शुरू में मजबूत होने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद यदि कृषि उत्पादक संगठन का यदि व्यवसाय अच्छा चलता है तो सरकार उनको 2 करोड़ तक के ऋण की क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध करवाती है, जिससे किसान अपने अच्छे उत्पाद खरीद सकते हैं, अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, किसानों को जोड़ सकते हैं और अपने व्यवसाय की गुणवत्ता करवा सकते हैं और वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की यूनिट लगवा सकते हैं। जी, और अब ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 10 किसान इकट्ठे मिलकर के इस तरह का संगठन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, तो क्या ये तय सीमा रहती है कि अगर आपने 10 से शुरू किया है तो आप 10 किसान ही रहेंगे जिनका नाम पहले रजिस्टर हो चुका है, या फिर धीरे धीरे अगर और किसान जुड़ना चाहते हैं तो कितने किसान और जुड़ सकते हैं, और क्या मतलब जितने से शुरुआत की उतना ही बना के रखना पड़ता है या फिर इसमें किसान आ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं? जी, मैंने 10 का इसलिए बताया कि क्योंकि एक हमें किसान को उत्पादक संगठन बनाने के लिए 5 से 15 के बीच में निर्देशकों की जरूरत होती है। तो निर्देशक सबसे पहले हमको जो प्रगतिशील किसान जो कृषक समूह बनाना चाहेगा तो उसको निर्देशकों की जरूरत होगी। तो हम सबसे पहले निर्देशक यदि रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, यदि हमारा ऑनलाइन पंजीकरण होता था तो हमें पास निर्देशक होने चाहिए थे, 5 निर्देशक होना चाहिए, एक उनका अध्यक्ष होना चाहिए और अलग जो स्टाफ होता है उनकी अलग से रिक्रूटमेंट होती है। और फिर यदि हम अलग से कोई किसान मेंबर बनना चाहता है तो उसके एक संगठन के द्वारा एक न्यूनतम शुल्क रखा जाता है, जिससे उनको मेंबरशिप एक रसीद भी दी जाती है 1 साल 2 साल के लिए। और उसके अंतर्गत कितने भी किसान जुड़ सकते हैं। जैसे कोई बागवानी कृषक उत्पादक संगठन है और वो सब्जियों क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन होता है तो उसमें सब्जी उत्पादन वाले कितने भी कृषक उस मेंबर के जुड़ सकते हैं, वो चाहे 500 हो चाहे 1000 हो। जितना अधिक से अधिक कृषक इसे जुड़ेंगे उतने कृषक उत्पादन ज्यादा लाभ होगा और उसका जो लाभ होगा वो ज्यादा से ज्यादा किसानों के सदस्यों के साथ शेयर होगा। जी, तो इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े तो और जाहिर सी बात है कि और मजबूती मिलेगी संगठन को। और अब मैं कैलाश जी आपसे जानना चाहूँगी, जो आपने बताया कि वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से इन समूहों को दी जाती है, तो इसका आवंटन किस प्रकार से किया जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि एक समूह में 30 किसान हैं और कोई किसान किसी तरह की फसल ले रहा है, कोई किसान बागवानी की फसल उसने ली है, कि कोई मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है, तो जो ये धनराशि मिलती है ये किस तरीके से उस समूह को आवंटित होती है और कैसे इसका चयन किया जाता है? तो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है उसको किसान उत्पादक संगठन के निर्माण के अंदर, उसकी प्रशिक्षण करवाने के अंदर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जो सदस्य होते हैं निर्देशक, तो उनके लिए उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे कृषि उत्पादक संगठन के अलग अलग पार्ट बनते हैं, जैसे एक मशरूम उत्पादन पार्ट बन गया, एक शहद उत्पादन पार्ट बन गया, एक अनाज उत्पादन बन गया। तो इसके अंदर सबको अलग अलग निर्देशकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। और शहद उत्पादन का यदि भाग कृषि उत्पादन से जुड़ गए तो शहद उत्पादन बेचता है तो उसमें जो लाभ होता है वो शहद उत्पादन के लोगों को कृषक होते हैं उनके साथ शेयर होता है। जैसे सब्जी उत्पादन वाला यदि लाभ मिलता है
क्योंकि हम बाजार में डायरेक्ट मंडी के अंदर हम सब्जी बेचेंगे तो बहुत कम भाव मिलते हैं। बिल्कुल। यदि डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो उसके अंदर अच्छा भाव मिल जाता है। तो अच्छा भाव मिलने से जो उसके कुछ शेयर होते हैं वो कृषक उत्पादक संगठन के पास होते हैं, ताकि सरकार के द्वारा की योजनाएं आ रही है, कोई भी तकनीकी आ रही है उसको ग्रहण करने के लिए, और बाकी तक जो लाभ होता है वो सब कृषकों के साथ बराबर भागों में शेयर कर दिया जाता है। कुछ इसमें लाभ होता है वो कृषक उत्पादक संगठन अपने पास ही रखता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लघु तथा सीमांत वर्ग के कृषक होते हैं, मैंने बताया आपको 25 से 80 से 85% तक। तो उनको कुछ ऋण सापों की जरूरत पड़ती है, कुछ इनपुट की जरूरत पड़ती है, कवकनाशियों की खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है, और कुछ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है, उपकरण मशीनरीज के लिए। वो खरीदने के लिए भी कृषक उत्पादक संगठन अपने पास रख सकता है। जी कैलाश जी, क्या किसी तरह का शुल्क भी हमारे किसानों को देना पड़ता है इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या इस तरह के समूह बनाने के लिए? और जो किसान इससे जुड़ते हैं क्या उनकी कोई एलिजिबिलिटी होती है, किसी तरह की पात्रता होती है, या फिर कोई भी किसान जो कि हमारे छोटे किसान हैं वो इससे जुड़ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसके अंदर अपने जो निर्देशक होते हैं उनकी थोड़ा शिक्षा के ऊपर कुछ पात्रता होती है, और किसान को इसमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। एक कृषक उत्पादक संगठन के सारे सदस्य निर्देशक मंडल मिलकर एक राशि तय करते हैं, जिसके द्वारा वो एक पंजीकृत राशि होती है। और बाकी स्वयं सहायता संगठन को पंजीकृत करवाने के लिए नाबार्ड के द्वारा जो संस्था उसको बना रही है उसके द्वारा सहायता दी जाती है, और इससे अलग से कृषक जो ये कृषक होते हैं उनसे कोई राशि नहीं दी जाती। जी, और एक और जानकारी आपसे मैं चाहूँगी कि जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि इससे जो बिचौलिए हैं, और अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे किसानों का जो फ़ायदा होता है बिचौलिए उड़ा जाते हैं, उन्हें औने पौने दाम में अपने फसल को बेचना पड़ता है। तो उस समस्या का एक समाधान भी है जो आप बता रहे हैं, किसान उत्पादक जो संगठन है। तो ऐसे में बिचौलियों की जो भूमिका है वो कैसे ख़त्म होती है और हमारे किसान कैसे इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं? यदि हमारे लघु और सीमांत कृषक उत्पादक संगठन के सदस्य हैं और वो अपना उत्पाद कृषक उत्पादक संगठन को दे देता है, हमारा कृषक उत्पादक संगठन की भूमिका होती है कृषि उपभोक्ता तक पहुँचाया जाए। दूसरी भूमिका होती है कि हमें एपीएमसी कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत हमें बिक्री के अंदर खुलने की अनुमति मिलती है, और हम वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी अपना सीधा हमें बिचौलिए की कहीं पे भी बोली लगाने की कोई जरूरत नहीं, अपने बिक्री के अंदर से हम सीधा उपलब्ध करवा सकते हैं। अभी वर्तमान में सरकार ने जगह जगह पे थोक और बाजार खोलने की, किसान बाजार खोलने की भी काफी जी, किसान हाट जी किसान हाट बोलते हैं जिसे, और उसके द्वारा वहाँ पे भी इनको कृषक उत्पादक संगठन को जगह मिलती है, और वहाँ पे भी ये अपनी दुकान खोल सकते हैं और बिक्री केंद्र खोल सकते हैं, जिससे उपभोक्ता के पास लाभ हो जाएगा। इसमें बिल्कुल बिचौलियों को कोई काम ही नहीं होगा। जी कैलाश जी, कितने समय के लिए संगठन होते हैं? मतलब क्या इनकी कोई अवधि भी होती है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर इनको फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर से जो इसकी पूरी रूपरेखा है उसको देखना पड़ता है? नहीं, इसको एक बार पंजीकृत करवाने के बाद बार बार इसको पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं होती है। ये फिर वो अपने व्यवसाय और अपने उद्यम के अनुसार वो कृषि उत्पादक संगठन आगे बढ़ता रहता है, और इसके अंदर सदस्य जुड़ते रहते हैं। जी, और जैसे कि आपने बताया कि ये तो बात हुई कि जो फसलें हैं वो जो है बागवानी फसलें हैं या फिर नकदी फसलें हैं या फिर जो हमारे किसान पारंपरिक फसलें लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। इसके अलावा क्या हमारे किसान इसी तरह के समूह, सिर्फ अगर वो चाहे मछली पालन से जुड़े हुए हों या फिर हमारे जो डेयरी से जुड़े हुए हमारे जो किसान पशुपालक हैं, क्या वो भी इस तरह के समूह बना सकते हैं? क्या ये उनके लिए भी है? जी, कृषक उत्पादक संगठन अनाज उत्पादन वाले, बागवानी फसलों की सब्जी उत्पादन वाले, फल उत्पादन वाले, मशरूम उत्पादन वाले, शहद उत्पादन वाले, दूध उत्पादन वाले, मछली उत्पादन वाले, और उनके जैसे उत्पादों का मूल्य संवर्धित करके सब व्यवसाय होते हैं, सब मिलके यदि अलग अलग भी अपना कृषि उत्पादक संगठन बना सकते हैं अपने व्यवसाय के अनुसार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नए विशेषज्ञ और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। दुनिया में